नमस्कार दोस्तों, थिंक एंड ग्रो सोचिए और अमीर बनिए बुक की विस्तार पूर्वक स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर नेपोलियन हिल ने यह बताया है कि कैसे आप सोचने से भी अमीर बन सकते हैं। कैसे कोई व्यक्ति मुझे अमीर बनना है या सोचने पर भी अमीर बन सकता है, क्योंकि किसी भी काम को करने का सबसे पहला चरण है उसके बारे में सोचना। उसके बाद सफलता पाने के लिए उसके अनुसार काम करना तो बाद का चरण है। चलिए अब सीधे टॉपिक पर आते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलता है, और अगर आप चाहें तो विल पावर एंड लाइफ के इस यूट्यूब चैनल पर जाके वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशनल बुक की निचोड़ ऑडियो कहानी सुन सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच इस किताब में कुल 15 अध्याय हैं, यानी कि हम लोग एक एक करके 15 अध्याय को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट अध्याय से। चैप्टर नंबर 1, विचार ही वस्तु है। थॉट इज द थिंग्स। ये सच है कि विचार ही वस्तु है और बहुत शक्तिशाली वस्तु है। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनकी शहर दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा शक्ति हो, तो विचार ही वस्तु है। बाधाएं ज्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती है और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर ले और एकाग्रता और संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाए, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। जब अवसर आता है तो वह ऐसे रूप में आता है और ऐसी दिशा में आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती है। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है जैसे अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता हो, और अक्सर वह दुर्भाग्य और अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। और सफलता का एक आम कारण ये भी है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी ना कभी ये गलती जरूर करता है। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान रास्ता यही होता है कि मैदान छोड़ दिया जाए, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। लोगों को महानतम सफलता उस मोड़ पर मिलती है जब वे हार चुके होते हैं, और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही होती है। सफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मजा आता है जब सफलता उसके बहुत करीब होती है। सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की जरूरत होती है, और वो है जब दौलत आती है तो इतनी तेजी से आती है और इतनी ज्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में वह कहाँ छिपी हुई थी। ये वाक्य सच में हैरान करने वाला है। यही नहीं, ये उस लोकप्रिय विश्वास के विरुद्ध भी है जिसका मानना है कि दौलत सिर्फ यूं ही लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक करते हैं। बस इंसान को याद रखना चाहिए कि इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया गया है इच्छा के बारे में, डिजायर्स। हम तभी सफल होते हैं जब एक निश्चित लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी सारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति, प्रयास, हर चीज को झोंक देते हैं। इच्छा को इस कहानी से समझते हैं। काफी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाज में भरा, दुश्मन देश तक, समुद्र तक सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाजों को चलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक ले गए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिया गया है। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते हैं जब तक कि हम जीत ना जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। और वो जीत गए। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? हर वो आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है उसे अपने जहाज चलाने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने पीछे हटने के सारे रास्ते बंद करने के इच्छुक रहना चाहिए। यही करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में जीतने की वह धधकती हुई प्रबल इच्छा बनी रहेगी जो कि सफलता के लिए अनिवार्य है। और आप ये भी जान लें कि आप ढेर सारी दौलत कभी कमा नहीं सकते हैं जब तक कि आप में अमीर बनने की प्रबल इच्छा नहीं होगा। और अगर आप वास्तव में ये विश्वास कहीं करते हैं कि ये दौलत आपके पास होगी तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और साथ ही एक वाक्य के थ्रू स्पष्ट किया गया है कि मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं होती है सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं।
गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि आस्था अर्थात फेथ। आस्था मस्तिष्क की हेड कॉमिस्ट है। जब आस्था को विचार के साथ मिलाया जाता है तो वो अवचेतन मस्तिष्क अर्थात सबकॉन्शियस माइंड तत्काल इस कंपन को भांप लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक संतुल्य में बदल लेता है और इसे अनंत प्रज्ञा अर्थात इन्फिनाइट इंटेलिजेंस को संप्रेषित कर देता है, जैसा कि प्रार्थना के साथ होता है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इसलिए अभिशाप पे हैं क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उसके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था और विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क अर्थात सबकॉन्शियस माइंड उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा दें, परंतु इसके लिए यह जरूरी है कि आपकी वह इच्छा प्रबल और आशावादी होना चाहिए। आस्था ही वो अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। आस्था धन कमाने की शुरुआत बिंदु है। आस्था सफलता का एकलौता इलाज है। आस्था एकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान अनंत प्रज्ञा की वैश्विक शक्ति का दोहन और उपयोग कर सकता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नंबर 4 है आत्म सुझाव, सेल्फ सजेशन। सेल्फ सजेशन की श्रेणियों में वे सारे सुझाव और स्वयं के दिए गए वे सारे उद्दीपन आते हैं जो हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आत्म सुझाव स्वयं को दिया गया सुझाव है। यह अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। अगर दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में समझना है तो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। चलिए इस आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। आत्म सुझाव के सिद्धांत का प्रयोग करने की आपकी योग्यता बहुत हद तक इच्छा पर एकाग्रित होने की आपकी क्षमता पर निर्भर करेगी, जब तक कि यह इच्छा धधकती हुई आग की तरह प्रबल न हो जाए। ऑथर ने अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है, मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरी आस्था इतनी दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। ये मेरा इंतज़ार कर रहा है कि यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूँ, और जब मुझे वह योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। और एक वाक्य के थ्रू भी स्पष्ट किया गया है कि हर मुश्किल, हर असफलता, हर दुख में इसके बराबर या इससे बड़े लाभ के बीच छिपा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नंबर 5 है विशेषज्ञ ज्ञान अर्थात एक्सपर्ट नॉलेज। ज्ञान दो तरह का होता है, एक है सामान्य ज्ञान, दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितनी भी मात्रा या फिर विविधता में हो, धन के संग्रह में यह अधिक उपयोगी नहीं होता। इंसान की सभ्यता में सामान्य ज्ञान के जितने रूप हो सकते हैं, बड़े विश्वविद्यालयों में यह सभी रूप में पाए जाते हैं। ज़्यादातर प्रोफेसर के पास बहुत कम पैसा होता है। ज्ञान देना उनकी विशेषता है, परंतु वे इस ज्ञान के संगठन का उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। ज्ञान से पैसा नहीं आता जब तक कि धन के संग्रह का लक्ष्य ना बनाया जाए, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इस गलत धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ये जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान की प्रचुरता हो। शिक्षित आदमी वो होता है जिसने अपने मस्तिष्क को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है, और इस प्रक्रिया में वह दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता। चलिए 6 पॉइंट को जानते हैं, जो कि है कल्पना। कल्पना सचमुच वह वर्कशॉप है जहां इंसान द्वारा बनाए गए सभी प्लान सही आकार में ढलते हैं। यहाँ मस्तिष्क की कल्पना की शक्ति द्वारा इच्छा को आकार रूप में कार्य रूप दिया जाता है। यह कहा गया है कि इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। अपनी कल्पना शक्ति की मदद से इंसान ने पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति की शक्तियों को जितना खोजा है और उनका जितना दोहन किया है, उतना इससे पहले मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुआ। उसने हवा को पूरी तरह से जीत लिया है और उड़ने के मामले में पक्षियों को बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। कल्पना की मदद से यह निर्धारित कर लिया है कि सूर्य किन तत्वों द्वारा बना है। उसने वाहनों की गति बढ़ा ली है और अब वह 965 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी यात्रा कर सकता है।
बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। सुव्यवस्थित योजना, वेल प्लान। आपने सीखा कि इंसान जो भी कुछ हासिल करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है। इच्छा ही हमें यात्रा के पहले दौर में ले जाती है, कल्पना की वर्कशॉप में ले जाती है, जहाँ इस रूपांतरण की योजनाएं बनाई जाती है और व्यवस्थित की जाती है। चलिए समझते हैं कुछ निर्देशों की मदद से आप व्यावहारिक योजनाएं कैसे बना सकते हैं। धन कमाने के लिए इस किताब में मास्टरमाइंड सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, जो कि हमें बताता है अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप अपने समूह के सदस्यों को उनके सहयोग के बदले में क्या लाभ दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी मुआवजे के बिना अनंत काल तक काम नहीं करेगा। चलिए दूसरी मास्टरमाइंड प्लान की बात करते हैं। सप्ताह में कम से कम 2 बार और जितना अधिक संभव हो अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों से मिले, जब तक कि आप मिलकर धन कमाने के लिए आवश्यक योजनाएं पूरी तरह से न बना ले तब तक मिले। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अपने मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य के साथ अपना तालमेल आदर्श होना चाहिए। अगर आप इस निर्देश को पूरी तरह से पालन नहीं करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। मास्टरमाइंड सिद्धांत तो वहां पर सफल नहीं हो सकता जहां पूरा तालमेल ना हो। इसलिए कहा गया है कि आपकी योजनाएं जितनी दमदार होगी, आपकी उपलब्धियां उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत न हार जाए। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। निर्णय, डिसीजन। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से ये तथ्य सामने आया है कि निर्णय का अभाव असफलता के प्रमुख कारणों में से सबसे ऊपर होता है। टामल टोल की आदत, जो निर्णय करने की विरोधी है, एक आम शत्रु है जिसे हर आदमी को जीतना चाहिए। जब आप इस वीडियो को देखना समाप्त करेंगे और इसमें बताए गए सिद्धांतों को कार्य रूप में बदलने के लिए तैयार होंगे तो आपको तत्काल और निश्चित निर्णय पर पहुंचने की अपनी क्षमता को जांचने की अवसर मिलेगा। उन सैकड़ों लोगों जिन्होंने दौलत कमाई है, यह तथ्य सामने आया है कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी और इन निर्णयों को अगर बदलना होता था तो वे इन्हें बदलने में जल्दबाजी नहीं करते थे। और जो लोग दौलत कमाने में असफल थे, उनमें से हर एक बिना अपवाद के या तो निर्णय लेता ही नहीं था, और अगर लेता भी था तो उनमें से बहुत देर करके लेता था, परंतु वह लिए गए निर्णय अक्सर बदल लेता था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लगन, पैशन। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा शक्ति जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता। जो लोग बहुत अमीर बनते हैं उनमें इच्छा शक्ति होती है, इसे वे लगन के साथ मिला देते हैं और इस तरह वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना और सुनिश्चित करना सीख जाते हैं। ज़्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्य और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। जिन्होंने लगन की आदत डाल ली है उन्होंने एक तरह से असफलता का बीमा पार कर लिया है। चाहे वे कितनी बार असफल हो जाए, परंतु वे आखिरकार सीढ़ी के शिखर पर पहुंच ही जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई छुपा हो मार्गदर्शक वही है। और जो लोग हारने के बाद अपने आप को उठा लेते हैं और कोशिश करना जारी रखते हैं और अंततः सफल हो जाते हैं, उनसे सारी दुनिया कहती है शाबाश, हम जानते थे कि तुम यह कर सकते हो। लेखक ने लगन की आदत डालने के 4 आसान कदम बताए हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए जिसके पीछे इसकी प्राप्ति का प्रबल इच्छा हो। सेकंड पॉइंट, एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा पॉइंट, एक मस्तिष्क जो कि नकारात्मक भावों को बिल्कुल भी एब्सॉर्ब नहीं करता है, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। एंड 4, एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्वक गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मास्टरमाइंड की शक्ति, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड शक्ति 10वां पॉइंट के द्वारा आप जानेंगे कि कोई व्यक्ति किस तरीके से अपनी शक्ति हासिल कर सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। मास्टरमाइंड को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों का सद्भाव की भावना के साथ ज्ञान और प्रयोग का आयोजन करना चाहिए। कोई भी अकेला व्यक्ति बिना मास्टरमाइंड की मदद से बड़ी शक्ति हासिल नहीं कर सकता। अगर आप लगन और बुद्धि से इन निर्देशों का पालन करेंगे और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में सावधानी रखेंगे तो आप यह मान ले कि आपने आधा सफर तय कर लिया है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सेक्स रूपांतरण का रहस्य, सेक्स ट्रांसमिशन। सेक्स की इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इस इच्छा के द्वारा संचालित होने पर इंसान प्रखर कल्पनाशीलता, चाहत, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है, जो अन्य समय में उसके पास नहीं होती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी प्रबल और शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने को जोखिम मोल लेते हैं। यदि इसका दोहन किया जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़ दिया जाए तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, चाहत इत्यादि को बनाए रखती है। इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला और किसी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है, जिसमें अमीर बनना भी शामिल है। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। नदी पर बांध बनाया जा सकता है और कुछ समय के लिए इसके पानी का नियंत्रण भी किया जा सकता है, परंतु अंततः यह पानी बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। वही शख्स के भाव के बारे में सच है। इसे कुछ समय के लिए दबाया या नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु अभिव्यक्ति के साधन खोजना इसकी प्रकृति में है। अगर इसे किसी रचनात्मक प्रयास में रूपांतरित न किया जाए तो यह कोई कम महत्वपूर्ण निकास खोज लेगा। ऑथर कहते हैं कि अधिकांश लोग 40 से 50 साल की उम्र से पहले इतने सफल नहीं हो पाते। दरअसल यह प्रवृत्ति है कि वे शख्स के भाव की शारीरिक अभिव्यक्ति में अधिक संलग्न रहते हैं। चलिए अगला पॉइंट के समझते हैं, अवचेतन मन, अवचेतन मस्तिष्क, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड चेतना का वह क्षेत्र है जिसमें चेतन मस्तिष्क तक पांचों इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिया द्वारा पहुंचने वाले विचार का हर संवेग रिकॉर्ड होता है, और जहां से विचार उसी तरह दोबारा निकाला जा सकता है जिस तरह पात्रों को फाइलिंग कैबिनेट में से निकाला जा सकता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु आप इसे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी योजना, इच्छा, लक्ष्य से दे सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड खाली नहीं बैठता। अगर आप इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में बोने से असफल रहते हैं। ऑथर ने 7 ऐसे प्रमुख सकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव के बारे में बताया। चलिए डिस्कस करते हैं। 7 प्रमुख सकारात्मक भाव के बारे में बताया, जो कि फर्स्ट नंबर है इच्छा का भाव, सेकंड आस्था का भाव, थर्ड प्रेम का भाव, फोर्थ सेक्स का भाव, 5 उत्साह का भाव, 6 रोमांच का भाव एंड 7 आशा का भाव। अब ऑथर कहते हैं 7 प्रमुख नकारात्मक भाव जिससे आपको बचना चाहिए। डर का भाव, ईर्ष्या का भाव, घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, लालच का भाव, अंधविश्वास का भाव, क्रोध का भाव। अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक भाव मस्तिष्क में एक ही समय में एक साथ नहीं रह सकते हैं, या तो अधिक प्रबल होगा या फिर दूसरा। यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक सुनिश्चित कर लें कि सकारात्मक भाव आपके मस्तिष्क को प्रबलता से प्रभावित करे या नकारात्मक। और साथ ही लेखक कहते हैं कोई भी अमीरी की चाह रख सकता है, कोई भी अमीरी की चाह रख सकता है और ज़्यादातर लोग रखते हैं, परंतु केवल कुछ ही जानते हैं कि एक निश्चित योजना और दौलत की धधकती प्रबल इच्छा ही दौलत कमाने के ही भरोसेमंद साधन है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, माइंड, मस्तिष्क, ब्रेन के बारे में। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिद्धांत की तरह ही हर इंसान का मस्तिष्क भी दूसरे मस्तिष्कों द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचारों, संवेगों को पकड़ने में सक्षम होता है। अवचेतन मस्तिष्क अर्थात सबकॉन्शियस माइंड मस्तिष्क का ब्रॉडकास्ट स्टेशन कहलाता है, जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता वह रिसीवर सेट है जिसके द्वारा विचार की ऊर्जा पकड़ी जाती है। सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं रहती। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 14 नंबर है, छठी इंद्रियां, द सिक्स्थ ऑर्गन्स। छठी इंद्रिया सबकॉन्शियस माइंड का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता कहा गया है। इसे वह रिसीवर सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में कौंधते हैं। इन कौंधों को कई बार प्रेरणा या आभास कहा जाता है। छठी इंद्रियां की सहायता से आपको आने वाले खतरे की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सके, और आपको समय पर अवसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सकें। छठी इंद्रियां के विकास के साथ ही आपकी सहायता और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदिर के द्वारा हमेशा के लिए खोल देता है। साथ ही लेखक ने कहा है महान लोगों को अपने जीवन को आकार देने आने चाहिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल से बताया गया है। हर रात को सोने से ठीक पहले ऑथर अपनी आंखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में इन 9 लोगों को इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बारकॉन, नेपोलियन, फोर्ड और कार्नेगी को अपने साथ एक परामर्श बेंच के चारों ओर बैठा देखता था। उन्हें मैं महान समझता था, बल्कि उस समूह में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी था, क्योंकि मैं उस समूह का चेयरमैन था।
इस रात्रिकालीन बैठकों के द्वारा मेरा लक्ष्य अपने चरित्र को नए सिरे से बनाना था, ताकि यह मेरे काल्पनिक सलाहकारों के चरित्रों का संयोग बन सके। चलिए अब समझते हैं 15 नंबर, डर के 6 भूत अर्थात द 6 घोस्ट ऑफ द फियर। लेखक कहते हैं छठी इंद्रियां तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि अनिर्णय, शंका और डर, ये तीनों चीज आपके दिमाग में बने रहेंगे। इस दुष्ट त्रिमूर्ति के सदस्य आपस में करीबी रूप से जुड़े होते हैं। यहाँ एक मिलेगा, बाकी के 2 भी वहीं आसपास ही मिलेंगे। लेखक कहते हैं अनिर्णय डर का अंकुर है, अनिर्णय शंका में बदलता है, फिर यह दोनों मिल जाते हैं। अनिर्णय डर का अंकुर होता है, अनिर्णय शंका में बदलता है, फिर यह दोनों मिल जाते हैं और डर बन जाते हैं। अक्सर यह मिलने की प्रक्रिया धीमी होती है। यह भी एक कारण है कि यह तीनों शत्रु इतनी खतरनाक है। यह भी एक कारण है कि यह तीनों शत्रु इतनी खतरनाक क्यों होते हैं। वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते रहते हैं। लेखक ने अंत में 6 मूल डर के बारे में बताया है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, प्रेम के बिछोह का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। डर मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है। किसी की मानसिक अवस्था को नियंत्रण किया जा सकता है और उसे दिशा भी दी जा सकती है। तो दोस्तों, इस तरीके से थिंक एंड ग्रो, सोचिए और अमीर बनिए का पूरा निचोड़ आपके सामने रखा है। चलिए अब बात करते हैं अंत में निष्कर्ष की, कंक्लूजन की। सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक के बारे में जो बातें अभी तक आपने जानी हैं, इससे आप इतना तो समझ चुके होंगे कि व्यक्ति जिस भी किसी चीज़ के बारे में सोच सकता है उसे हासिल भी कर सकता है, और यही इस बुक का सार है। तो दोस्तों, इसी तरीके से और भी अपडेट्स के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस के लिए, ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।